देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। आइए शुरुआत करें सुपरफास्ट 100 की खबरों की। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को जेल में ही रहना होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता की बेल अर्जी को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचार मानवाधिकार का हनन है और भ्रष्टाचार के आरोपियों को जमानत देने का कोई आधार ही नहीं है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने जयललिता को दोषी ठहराया था। जयललिता की जमानत याचिका खारिज करने के साथ साथ कोर्ट ने इस मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री को मिली 4 साल कैद की सजा निलंबित करने की याचिका पर भी सुनवाई से इनकार कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद जयललिता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देंगी। जयललिता को जमानत न मिलने की खबर जैसे ही उनके समर्थकों को लगी, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जयललिता के घर के बाहर जमीन पर लेटकर जया समर्थकों ने फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयललिता के मामले की सुनवाई को देखते हुए बड़ी संख्या में उनके समर्थक घर के बाहर जमा हुए थे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने जयललिता के घर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। जयललिता की बेल अर्जी खारिज होने के बाद जयललिता समर्थक हंगामे पर उतर आए हैं। चेन्नई के एक रेस्टोरेंट में जयललिता समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की, पूरा रेस्टोरेंट तहस नहस कर डाला। इससे पहले ये अफवाह फैलने के बाद कि जयललिता को जमानत मिल गई है, उनके समर्थकों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। जया समर्थक जमकर झूमे और पटाखे फोड़कर खुशियां भी मनाई। सीमा पर सीज फायर का लगातार उल्लंघन करने के बाद पाकिस्तान की सीनाजोरी सामने आई है। पाकिस्तान ने एलओसी पर मौजूदा हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र में विरोध जताया है। एलओसी पर मौजूदा हालात को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में डीजीएमओ स्तर की बैठक भी हुई। सूत्रों से खबर है कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर सीज फायर उल्लंघन के आरोप लगाए गए और बैठक बेनतीजा निकली। एलओसी पर एक के बाद एक सीज फायर उल्लंघन के बीच पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि वो सीमा पर अमन चैन बनाए रखने की कोशिशों को बेकार कर रहा है और उसे अपने सैनिकों को रोकना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि भारत सरकार पाकिस्तान द्वारा कूटनीतिक स्तर पर पुरजोर विरोध दर्ज कराने के बावजूद अपनी फोर्सेस को रोक नहीं पाई। अजीज ने एक बयान में कहा कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन और गोलाबारी तुरंत रोके। अजीज ने दावा किया कि पाकिस्तान बहुत सब्र से काम ले रहा है और जिम्मेदाराना बर्ताव कर रहा है। उधर भारत की सख्त चेतावनी के बावजूद सीमा पार से पाकिस्तान की फायरिंग लगातार जारी है। जम्मू के अरनिया, आरएसपुरा और कानाचक के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी फायरिंग में एक बच्ची समेत 9 लोग घायल। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग के बाद अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागने लगे। अरनिया के शहरी इलाके में सुबह सुबह हुई फायरिंग के बाद सड़क पर भगदड़ मच गई। गोलियों की आवाज साफ सुनाई जा सकती। अरनिया में थाने के पास पाकिस्तान ने मोर्टार दागे, शहरी इलाकों के घरों दुकानों में भी गोलियां बरसाईं। दहशत के मारे पूरा बाजार बंद हो गया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार होती फायरिंग के चलते अरनिया के गांवों से लोग पलायन करने लगे हैं। ये लोग घर घर छोड़कर कैंपों में शरण ले रहे हैं। पाकिस्तान की करतूत के निशान रिहायशी इलाकों में साफ नजर आ रहे हैं। आरएसपुरा के फ्लोरा गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा है और यहां वहां मोर्टार के शेल्स बिखरे पड़े हैं। आरएसपुरा में पाकिस्तान की तरफ से होती फायरिंग के चलते हजारों की तादाद में लोग घर बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं। सीमा पार से पाकिस्तानी रेंजर्स की इस करतूत का बीएसएफ के जवान करारा जवाब दे रहे हैं। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में भी जबरदस्त नुकसान की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन बंद करे, नहीं तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आ गई है, पाकिस्तान सोच ले, अब सीज फायर वायलेशन करना बंद करे, नहीं तो हमारी भारत की सेना और हमारे भारत के जवान उसका मुंहतोड़ उन्हें जवाब देंगे। यह दो टूक शब्दों में हम लोगों ने संदेश दिया। सीमा पार से पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गृह मंत्रालय को सौंपी गई आईबी और बीएसएफ की रिपोर्ट में
पाकिस्तान की नापाक साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला गया है। सूत्रों से खबर है कि IBBSF ने बताया है कि पाकिस्तान सीमा से सटे गांवों में नागरिकों को निशाना बनाकर भारत को उकसा रहा है और गोलीबारी की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी कर रही है। सूत्रों से खबर है कि इस फायरिंग में लश्कर के आतंकवादी भी शामिल हैं। पाक सेना रेंजर्स और आतंकियों की तिकड़ी फायरिंग कर रही है। चरवा सेक्टर में पाकिस्तान ने जवानों की तादाद भी बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक चरवा सेक्टर में 12 मुजाहिदीन बटालियन तैनात किए गए हैं और रेंजर्स की वर्दी में पाकिस्तानी सेना गोलीबारी कर रही है। इनकी तैयारी आतंकियों की घुसपैठ कराने की। LOC पर पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग पर अमेरिका ने चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर हिंसा की घटनाएं परेशान करने वाली हैं। पाकिस्तान की तरफ से होती फायरिंग को लेकर MNS प्रमुख राज ठाकरे ने PM नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरहद पर लोग मर रहे हैं और PM चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। महाराष्ट्र के सिंदखेड़ा में जमकर गरजे PM नरेंद्र मोदी। मोदी ने कहा कि कोई भी महाराष्ट्र के टुकड़े नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही कपास उगाने वाले किसानों की ये दुर्दशा हुई। मोदी ने महाराष्ट्र के लोगों से कहा कि आपकी इज्जत मेरी इज्जत है और मैं विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पिछली सरकार ने सिर्फ वायदे किए, विकास नहीं किया और न ही हिसाब दिया। महाराष्ट्र के जलगांव में भी मोदी खूब बोले। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी सरकार गरीबी की सरकार है, मैंने खुद गरीबी देखी। मोदी ने जलगांव के लोगों से पूछा कि आपकी बिजली नहीं मिल रही, इसका पाप किसने किया है। मोदी ने कहा कि सरदार सरोवर डैम अगर 10 साल पहले पूरा हो गया होता तो 4000 करोड़ की बिजली मुफ्त मिलती। उद्धव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उद्धव ने मोदी की टीम की तुलना 17वीं शताब्दी के बीजापुर के जनरल अफजल खान की सेना से की है। उद्धव ने आरोप लगाया है कि अफजल की तरह बीजेपी भी महाराष्ट्र को बांटना चाहती है। उद्धव ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। फडणवीस ने कहा है कि मोदी पर हमला करने वाले निराश हो गए हैं। महाराष्ट्र के लातूर में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रैली की। राजनाथ सिंह ने बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे को याद किया और कहा कि अगर वो होते तो उन्हें यहां पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुंबई से पालघर जा रही एक कार से 3,20,000 रुपए बरामद हुए। विरार के कनेरा फाटा के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये रुपए पकड़े। आशंका है कि रुपयों को वोटिंग से पहले लोगों में बांटा जाना था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी से रॉबर्ट वाड्रा मामले में रिपोर्ट मांगी। इससे पहले PM नरेंद्र मोदी ने अपनी हरियाणा की एक रैली में रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा था और कहा था कि हुड्डा ने आचार संहिता लागू होने के बाद भी दामाद जी को जमीनों की डील करा दी। पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर एक शख्स ने जूते से हमला किया है। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स उस वक्त नशे में था। नितिन गडकरी पुणे में एक चुनावी सभा को संबोधित कर लौट रहे थे, तभी रास्ते में खड़े भरत कराड़ नाम के शख्स ने गडकरी पर जूते से हमला करने की कोशिश की थी। मोदी सरकार के सभी 44 मंत्रियों ने संपत्ति का ब्यौरा पेश कर दिया है। हालांकि PM बनने के बाद नरेंद्र मोदी की संपत्ति 40 लाख कम हो गई है। अब वो 1 करोड़ 26 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। मोदी सरकार में सबसे धनी मंत्री अरुण जेटली हैं। वित्त और रक्षा मंत्री जेटली के पास करीब 72 करोड़ की संपत्ति है, जबकि शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के पास सबसे कम 20,45,000 की ही संपत्ति है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के पास 37 करोड़ और 68 लाख की संपत्ति है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल के पास करीब 31.5 करोड़ की संपत्ति है और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नजमा हेपतुल्ला के पास करीब 30 करोड़ की संपत्ति है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी करोड़पति हैं और उनके पास 2 करोड़ 47 लाख की संपत्ति है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास 1 करोड़ 5 लाख और आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल उरांव के पास 1 करोड़ 77 लाख की संपत्ति है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास 2 करोड़ 56 लाख की संपत्ति है। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास 14 करोड़ 91 लाख की संपत्ति है। तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास करीब 3 करोड़ 34 लाख की संपत्ति है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 करोड़ 73 लाख की संपत्ति की मालकिन है। जल संसाधन मंत्री उमा भारती के पास 1 करोड़ 62 लाख,
एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी के पास 4 करोड़ 15 लाख और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के पास 1 करोड़ 3 लाख की संपत्ति है। रामविलास पासवान के पास 39 करोड़ 88 लाख, श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास 44 लाख रुपए की करीब संपत्ति है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के पास 48 लाख की संपत्ति है और रसायन उर्वरक मंत्री अनंत कुमार के पास 60 लाख की संपत्ति है। यूपी के पीलीभीत के वकीलों ने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का पुतला फूका और हड़ताल पर चले गए। मेनका पर एक वकील की पिटाई का आरोप है, जिसे लेकर वकीलों में गुस्सा है। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयर से मिले। इन नेताओं ने नियम से स्वच्छता अभियान में तेजी लाने की अपील की। पटना गांधी मैदान भगदड़ मामले में पीएमसीएच के सुपरिंटेंडेंट समेत 7 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। इन पर घायलों के इलाज में लापरवाही का आरोप है। दशहरे के दिन पटना में रावण दहन के दौरान मची भगदड़ मामले की जन सुनवाई शुरू हो गई। पाकिस्तान के नामचीन गायक राहत फतेह अली खान को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन भेजा है। फॉरेन एक्सचेंज कानून के उल्लंघन पर नोटिस भेजी गई है। दरअसल 2011 में दिल्ली एयरपोर्ट पर राहत फतेह अली खान से $1,24,000 बरामद किए गए थे। दिल्ली में नए किराया कानून के विरोध में कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर धरना देते हुए कारोबारियों ने नए कानून को वापस लेने की मांग की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आंध्र प्रदेश के 3 बिजनेसमैन की हत्या के मामले में 60 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। सुपारी किलर्स के इस गैंग ने आंध्र प्रदेश के 3 बिजनेसमैन का कत्ल करने के लिए 1 करोड़ की सुपारी ली थी। 24 सितंबर को इस गैंग ने तीनों की हत्या भी कर दी। अब ये पूरा गैंग पुलिस के शिकंजे में है। खुलासा हुआ है कि लंदन में बैठकर बोथम गोविंदम नाम के एक बिजनेसमैन ने इन शार्प शूटर्स को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा निवासी 3 बिजनेसमैन के कत्ल के लिए 1 करोड़ की सुपारी दी थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोहे के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। ये गोदाम मंसूरपुर क्षेत्र के संधावली गांव में है। आग लगने की खबर पाकर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी। दमकल कर्मी जितना आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, आग उतनी ही भड़क रही थी। दरअसल गोदाम में कुछ केमिकल रखा हुआ था और उसी केमिकल की वजह से आग तेजी से फैलती चली जा रही थी। घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। गोदाम में आग कैसे लगी, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। न ही ये पता चल पाया है कि आग से कितना नुकसान हुआ। कानपुर से पुलिस की गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। यहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर काकादेव थाने के एसओ ने जमकर आतंक मचाया। फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले एसओ का निशाना बने। हाथ में डंडा लिए काकादेव थाने के एसओ शशि भूषण जिधर से भी निकले लोगों में खौफ है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर पुलिस का जोर भले ही ना चलता हो, लेकिन आम लोगों पर उसका पूरा जोर चलता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे शशि भूषण ने सड़क पर कमाने के लिए बैठे हर गरीब शख्स की दुकान पर कहर बरपाया। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली में पुलिस के सामने 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस के सामने ही मारपीट होती रही और लूट का शक बनी। दरअसल क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष को दूसरे पक्ष के लड़कों ने जमकर पीटा था और कई लड़कों का सर फोड़ दिया था। लेकिन दबंगों ने पुलिस के सामने ही शिकायत करने आए पीड़ित पक्ष पर ही दोबारा हमला बोल दिया। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में देर रात एक लड़के को गोली मार दी गई। दिल्ली के मुनिरका इलाके में कैपिटल कोर्ट बिल्डिंग से कूदकर एक अधेड़ शख्स ने अपनी जान ली। नोएडा के सेक्टर 58 से 26 सितंबर को लापता हुए 1.5 साल के मासूम अभिनव का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। यूपी के आगरा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने में असफल होने के बाद आरोपी ने उसकी जीभ काटी। बच्ची के साथ हैवानियत करने वाला बच्ची का सगा मामा है। आरोपी मामा ने शराब के नशे में ये हरकत की। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में 2 दिन पहले हुई करोड़पति महिला पुष्पलता की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक पति की मौत के बाद पुष्पलता करोड़ों की संपत्ति की मालकिन थी। उनके भतीजे की नजर उसी संपत्ति पे थी जिसके बाद उसने हत्या की साजिश रची।
कानपुर में राजकीय तकनीकी संस्थान HBTI में 4 दिन से लापता एक कर्मचारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दिल्ली के NH24 पर मदर डेयरी के पास पुलिस की PCR वैन को मदर डेयरी की मिल्क वैन ने टक्कर मार दी। जिस वक्त हादसा हुआ, PCR वैन में दिल्ली पुलिस के 3 सिपाही मौजूद थे। नैनीताल से काला ढूंगी जा रही एक गाड़ी के पलटने से 2 छात्राओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। नैनीताल में हुए हादसे में घायल बच्चे दिल्ली लौट आए हैं। चश्मदीद बच्चों की माने तो ड्राइवर बस को काफी तेज चला रहा था। हरियाणा के सोनीपत में हुए एक सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत।